एक सेकंड बेटा। हायर परचेज सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले बेटा हम ये लोग देखें। हायर परचेज सिस्टम क्या होता है? कल मैंने आप लोगों को बताया था, जब भी हमारी क्लास हुई थी लास्ट क्लास, कि हायर परचेज सिस्टम क्या होता है। देखो, एक तरह से ये इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करने का एक सिस्टम है, लेकिन इस सिस्टम की कुछ खास बातें हैं जो हमें याद रखनी है। एक मैंने तुम्हें बताया था कि इस सिस्टम में एक पार्टी होती है जो बेचने वाली होती है, जिसको बोलते हैं वेंडर, या फिर इसका प्रॉपर अगर मैं नाम लिख दूं यहां पे तो उसको कहा जाता है हायर वेंडर। ठीक है। हायर वेंडर। एक एक पार्टी होती है जो गुड्स परचेज करती है, जिसको कहा जाता है हायर परचेजर। ठीक है, हायर परचेजर। ध्यान से देखना जो मैं बताने जा रहा हूं। ये जो परचेजर है, ये कोई एसेट खरीदने आता है वेंडर के पास। एग्जांपल मैंने दिया था बाइक का, अगर तुम्हें याद हो तो। ठीक है, तो कुछ एसेट खरीदने हैं, वो किसके पास आता है? वेंडर के पास। इसके पास देने को पैसे कम होते हैं, तो ये क्या करता है, जितना पैसा इसके पास है, मैंने तुम्हें जैसे एग्जांपल दिया था कि 80,000 रुपए की बाइक है। कितने की बाइक है? 80,000 की। और इसके पास सिर्फ 20,000 रुपए है, तो ये 20,000 रुपए हैंड टू हैंड दे देगा। इस 20,000 को हम क्या बोलेंगे? डाउन पेमेंट बोलेंगे। ये जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूं, इनको अच्छे से लर्न कर लो, इस चैप्टर में बहुत काम आएंगे, बार बार रिपीट होंगे। इस 20,000 को क्या बोलेंगे? डाउन गुड पेमेंट। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या बोलेंगे इसको? डाउन पेमेंट। गुड इवनिंग, गुड और इवनिंग। जो बाकी का पैसा है 60,000 रुपीज, वो आप अभी पे नहीं करोगे। उसके लिए आपने एक एग्रीमेंट साइन किया है वेंडर के साथ में। क्या साइन किया है बेटा? एक एग्रीमेंट। उस एग्रीमेंट में क्या लिखा है कि भाई ये जो 60,000 रुपीज है, ये मैं आपको किस्तों में पे करूंगा, इंस्टॉलमेंट्स में पे करूंगा। ये कौन बोल रहा है? परचेजर बोल रहा है। किससे? वेंडर से। कि ये 60,000 रुपीज जो है, जो बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, ये मैं पे करूंगा किसमें? इंस्टॉलमेंट में। और कुछ शर्तें साथ में लिखी होती है, और उन शर्तों में से एक ये होती है बेटा कि जब तक ये बाकी के जो 60,000 रुपीज है, इनका पूरे का पेमेंट ना हो जाए, तब तक आप बाइक के मालिक नहीं बनोगे, आप ऑनर नहीं हो। ऑनर कौन है इसका? स्टिल वेंडर है। आप तो सिर्फ एक यूजर हो, एक तरह से, जो किराए पे उस एसेट को यूज कर रहे हो। बात समझ में आ गई? जब तक वो 60,000 रुपए आप पूरे नहीं चुका देते हो, तब तक आप कौन हो? तब तक आप सिर्फ एक यूजर हो, जिसने रेंट पे बाइक ले रखी है और आप रेंट पे उसको चला रहे हो, ये मान के चलो। बात समझ में आ गई? आप मालिक कब बनोगे उसके? उसके मालिक आप तब बनोगे जब आप ये 60,000 रुपीज पूरे पे कर दोगे, तब आप क्या बनोगे? इसके ऑनर बन जाओगे। बात समझ में आ गई? ये मैंने कुछ बातें तुम्हें बताई थी। अच्छा, अगर ये 60,000 रुपीज पे नहीं करता है परचेजर, बीच में ही हाथ खड़े कर देता है, या फिर डिफॉल्ट करता है, पैसा देने में आनाकानी करता है, तो पता है बेटा, वेंडर को राइट है। क्या राइट है इसको? ये जाकर के आपकी बाइक को उठा करके वापस ले आएगा। समझ में आ रही बात? ये जाकर के आपकी बाइक को उठा के वापस ले आएगा। बोले आप पेमेंट देने में गड़बड़ कर रहे हो, तो मैं अपनी चीज को वापस अपने पास लेके आ रहा हूं। और एक बात और काम की, अभी तक जितना पेमेंट आपने किया है, जैसे मान लो कि 60,000 में से आप 40,000 दे चुके थे, सिर्फ कितने बाकी थे? 20,000 रुपए बाकी थे। तब आपने गड़बड़ कर दी और आपने पेमेंट नहीं किया, तो ये जो 20,000 रुपए हैं, ये इसने पहले आपसे मांगे, आपने नहीं दिया, तो फिर ये आया और बाइक उठा के ले गया। अब तुम बोलोगे कि भाई साहब 20 तो छोड़ो, बाकी जो मैंने दिए हैं वो वापस कर दो मेरे को, क्योंकि बाइक तो आप ले ही गए हो। लेकिन नहीं, वेंडर को राइट है कि वो, पहला राइट क्या है, कि वो गुड्स को क्या कर सकता है? रीपोजेस्ड। क्या कर सकता है? रीपोजेस्ड, जब्त कर सकता है गुड्स को। और नंबर 2, जब्त के अलावा और क्या कर सकता है? और साथ ही साथ वो जितना पैसा आपने दिया है, उसको किराया मानकर जब्त कर सकता है। वो आपको पैसा लौटाएगा नहीं वापस, वो पैसा भी जब्त कर लेगा। ओके, तो वो रेंट मान के अपने पास रख लेगा। ये राइट होता है। अच्छा, ये तो वेंडर की तरफ से बात है।
क्या परचेजर को राइट है क्या कि वो बीच में छोड़ सकता है एसेट को? बिल्कुल बेटा, ये इसको भी राइट है। मान लो आपका तो मन ही नहीं कर रहा, आपने कहा चलो छोड़ो यार, बाकी पैसा मुझे देना नहीं है, मैं डिफॉल्टर भी बनना नहीं चाहता, तो आप खुद चले गए किसके पास? वेंडर के पास, कि भाई साहब मेरे को अब पैसा नहीं देना, मैं तो अब रुकना चाहता हूं, अब मैं पैसा नहीं दूंगा आगे, और ये कॉन्ट्रैक्ट आप खत्म कर दो। तो वो खुशी खुशी आएगा और आकर के बाइक उठा के ले जाएगा, लेकिन आपको पैसा वापस नहीं करेगा, याद रखना। राइट दोनों को है, ये याद रखना। परचेजर को भी राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कर सकता है? फिनिश कर सकता है। और वेंडर को राइट है कि अगर इसको लगता है कि सामने वाला आनाकानी कर रहा है, गड़बड़ कर रहा है, पैसा देने से मना कर रहा है, तो वो जाकर के गुड्स को रिपोजेस्ट करके लेके आ सकता है, और जितना पैसा अभी तक मिल गया है उसको किराया मान के रख लेगा, रेंट मान करके। इसीलिए इस सिस्टम का नाम क्या पड़ा? हायर परचेज सिस्टम। जब आप एसेट खरीद रहे हो तो वो परचेज नहीं है बेटा, याद रखना, वो प्रॉपर परचेज नहीं है। आप मालिक नहीं बन रहे हो एसेट के, मालिक तो आप तब बनोगे जब पूरा पेमेंट कर दोगे, तब आप सिर्फ किराए पे लेके आ रहे हो, एक तरह से ये मान के चलो। आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ उसको रेंट पे लेके आ रहे हो, किराए पे लेके आ रहे हो, और अगर आप गड़बड़ करते हो तो सामने वाले को ये भी राइट है कि वो उठा करके वापस ले जाएगा। ओके, बात समझ में आ गई सबको? यस और यस सर। नो? चलो ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और अब आगे बढ़ के किस पे आते हैं? इसके मीनिंग पर। सभी लोग ध्यान से देखना, मीनिंग क्या है इसका। मीनिंग देख ले सब लोग इसका। पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे बच्चों हम लोग। हायर परचेज एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट थ्रू विच द गुड्स आर गिवन। ध्यान से पढ़ लेना, टुकड़ों में पढ़ रहा हूं। गुड्स आर गिवन बाय द वेंडर टू द परचेजर। वेंडर ने किसको गुड्स दिया है? परचेजर को। ऑन रेंट, किस पे दिया है? किराए पे दिया है, रेंट पे। एंड द ऑप्शन ऑफ बाइंग द गुड्स इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन। और अगर आप गुड्स खरीदना चाहते हो और उसके मालिक बनना चाहते हो, तो आपको उन कंडीशंस को पूरा करना होगा जो कहां पे लिखी हुई है? एग्रीमेंट में लिखी हुई है। ओके, क्या होता है इसमें? आगे पढ़ो। फॉर दिस द परचेजर हैज टू पे एग्रीड पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट्स एंड ही गेट्स द ओनरशिप ऑफ द गुड्स ओनली आफ्टर द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड। याद रखें, ऑनरशिप आपको तब तक नहीं मिलती है जब तक आप सभी पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट्स जो है उनका पेमेंट ना कर दो। पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट्स मतलब ये पर मंथ भी हो सकती है, पर एनम भी हो सकती है, पर क्वार्टर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपको इन पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट्स का पेमेंट करना है, और जब आप कंप्लीट पेमेंट कर दोगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड, तब तक आप मालिक नहीं बन सकते। पेमेंट के बाद आप मालिक बन जाओगे। ओके, द वेंडर, अब काम की बात, द वेंडर कैन टर्मिनेट द एग्रीमेंट एट एनी टाइम बिफोर द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड। आखिरी इंस्टॉलमेंट पेमेंट हो उससे पहले वेंडर भी टर्मिनेट कर सकता है। इस केस में क्या होगा कि वेंडर जाएगा और गुड्स को उठा के वापस ले आएगा। द वेंडर can take the goods back and the installment paid by purchaser will be forfeited। और जितनी इंस्टॉलमेंट आपने पे की है उनको जब्त कर लिया जाएगा, फोरफिट कर लिया जाएगा। क्या मान करके? कंसिडरिंग इट एज रेंट फॉर यूज ऑफ प्रॉपर्टी। बोलो, क्या इंग्लिश में सबको बात समझ में आ गई? अब मैं हिंदी पे आ रहा हूं, बोलो, क्लियर सबको? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, अब हम आते हैं किस पे? हिंदी में मीनिंग पे। पढ़ लो फटाफट, हिंदी में क्या है? किराया क्रय अनुबंध से आशय एक ऐसे अनुबंध से है जिसमें विक्रेता द्वारा क्रेता को माल किराए पर दिया जाता है। किराए पे दे रहे हैं बेटा। क्रेता को अनुबंध में निहित शर्तों के अनुसार माल को क्रय करने का विकल्प रहता है। आप उस माल को खरीद सकते हो, आप उसके मालिक बन सकते हो, लेकिन ऐसा कब होगा? जब आप अनुबंध में लिखी हुई शर्तों को पूरा करते हो। इसके लिए क्रेता को अनुबंध में अनुबंधित राशि सामयिक किस्तों में भुगतान करनी होती है। वह माल पर स्वामित्व क्रेता को अंतिम भुगतान के पश्चात ही प्राप्त होता है। जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दोगे उसके बाद ही आपको स्वामित्व मिलेगा, उसके पहले नहीं मिलेगा। क्रेता अंतिम किस्त के भुगतान से पूर्व, पूर्व है ये पता नहीं क्या लिखने में आ गया, पूर्व समझौते को समाप्त कर सकता है। ऐसी स्थिति में विक्रेता माल को वापस ले लेगा और क्रेता द्वारा चुकाई गई किस्तों की राशि को संपत्ति के प्रयोग के लिए किराया मानते हुए जब्त कर लेगा।
ओके, तो बेटा ये हो गया है इसका मीनिंग, और ये सभी को लर्न होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये मान के चलो तुम्हें बात क्लियर बता दूं मैं तुम्हें, इस यूनिट में ये एक ही चैप्टर है बस, एक और चैप्टर है वैसे छोटा सा, वो है थ्योरेटिकल, है ना। अकाउंटिंग एथिक्स आरबीएससी वालों ने वो पढ़ रखा है लास्ट ईयर, तुम्हें याद होगा, है ना। लेखांकन नैतिकता एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, वो यहाँ पे है, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है, कंप्लीटली थ्योरेटिकल है, तो उसको ज्यादा कुछ हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो एक ही चैप्टर है इस यूनिट में, ये मान के चलो यूनिट नंबर 5 में एक ही चैप्टर है, हायर परचेज सिस्टम। अगर किसी को ये चैप्टर थोड़ा सा भी मुश्किल लगता है, और तुम्हारे लाख कोशिश करने के बावजूद भी अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो तुम्हारे बस का नहीं है, तो फिर तुम्हारे क्या काम आएगा पता है? थ्योरी। और इस चैप्टर की थ्योरी बहुत इजी है, अगर तुम्हें एक बार फंडा समझ में आ गया तो तुम बहुत आसानी से थ्योरी कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी लर्न करो, मेरा काम ये भी लर्न करवाने का है, ठीक है। बाकी क्या करना है वो आपकी इच्छा है, क्योंकि मैं तो तुम्हें देखो इस हिसाब से पढ़ा रहा हूं कि तुम पूरा 100 मार्क्स का पेपर प्रैक्टिकल करके आओ, ठीक है। चलो अब आते हैं काम का क्वेश्चन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हायर परचेज सिस्टम, किराया क्रय पद्धति की विशेषताएं। क्या विशेषताएं हैं बेटा इसकी? नंबर 1, पढ़ते चलो फटाफट फटाफट, आज ज्यादा नहीं करना है, बस ये थ्योरेटिकल पार्ट करेंगे, कल से हम मेन प्रैक्टिकल पार्ट इसका स्टार्ट करेंगे। पहला, इन हायर परचेज एग्रीमेंट द वेंडर हैंड्स ओवर गुड्स आफ्टर एग्रीमेंट इज डन ऑन रेंट टू परचेजर। बेटा काम का पॉइंट, जब एग्रीमेंट होता है, मैं बाइक खरीदने जब गया शोरूम पर और मैंने एग्रीमेंट पर साइन करे, उसी वक्त आपको एसेट सौंप दी जाएगी, मालिक नहीं बनाया जाएगा, सिर्फ आपको वो एसेट दे दी जाएगी। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? मालिक नहीं बना रहे आपको, सिर्फ आपको वो चीज दे दे रहे। वो बाइक मेरे को दे देंगे, मालिक नहीं बना रहे, बाइक सिर्फ दे देंगे, सिर्फ कब्जा आपको दिया गया। वस्तु का जो स्वामी है विक्रेता, वो आपको क्या सौंप देगा? कब्जा सौंप देगा, है ना। चलो ठीक है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, एट द टाइम ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट द परचेजर डिपॉजिट्स एंड एग्रीड अमाउंट इन फॉर्म ऑफ डाउन पेमेंट। बेटा याद रखना, जब आप एसेट खरीदने जाते हो तो आपको एसेट तभी दी जाएगी, आप ये नहीं कर सकते हो कि भाई चलो पूरा का पूरा आप किस्तें बांध दो भाई हमारी, हम तो एसेट उठा के ले जा रहे हैं, अभी कुछ नहीं देंगे, नहीं। आपको एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, जो आपका वेंडर आपसे बोलेगा, जो बेचने वाला आपसे बोलेगा, वो अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। क्या बोलते हैं इसको? डाउन पेमेंट, ठीक है। इसको कहा जाएगा तत्काल भुगतान या तुरंत भुगतान, ठीक है। याद रखें, एट द टाइम ऑफ हायर परचेज एग्रीमेंट परचेजर डिपॉजिट्स एन एग्रीड अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट के रूप में वो एक इनिशियल पेमेंट करता है, जिसको क्या कहते हैं हम? डाउन पेमेंट, तुरंत भुगतान कहते हैं, ओके। तीसरा पॉइंट, काम का पॉइंट, और ये पॉइंट मैं तुम्हें पहले ही बोल के समझा चुका हूं, एक बार फिर बोल रहा हूं, सुन लो। क्या है ये पॉइंट? देखो, एक पार्टी यहां पे परचेजर है, एक पार्टी वेंडर है। देखो दोनों को ही राइट है, मेरी बात ध्यान से लर्न कर लो, दोनों को ही राइट है। अच्छा, वेंडर को क्या राइट है? विक्रेता को क्या राइट है? विक्रेता को ये अधिकार है कि अगर उसे लगता हो कि सामने वाला नालायक है और वो इंस्टॉलमेंट के पेमेंट करने में आनाकानी कर रहा है, तो ये किसी भी वक्त कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके जाकर के एसेट को उठा करके ला सकता है, जब्त करके ला सकता है, और परचेजर ने तब तक जितना पेमेंट कर दिया है उस अमाउंट को किराया मानकर अपने पास रख सकता है, ओके। ये राइट किसको है बेटा? वेंडर को। अब जैसे वेंडर को राइट है ना, वैसे परचेजर को भी एक राइट है। क्या राइट है? बोले भाई साहब ये कॉन्ट्रैक्ट है जो मैं भी खत्म कर सकता हूं। मान लो कि मैंने 3 महीने बाइक चलाई, 3 महीने मैंने बाइक चलाई और मेरा उससे मन भर गया, तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं खुद कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाह रहा हूं। क्या मैं कर सकता हूं? हाँ बेटा बिल्कुल कर सकते हैं, आप खुद ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकते हो। परचेजर अगर चाहे तो खुद कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है, वो जाएगा, बाइक देके आ जाएगा, चाबी देके आ जाएगा, ये लो भाई साहब अभी तक का कॉन्ट्रैक्ट खत्म। लेकिन याद रखना, आपको तब तक चुकाए गए पैसे नहीं मिलेंगे, वो तो सामने वाला ही रखेगा, क्या मान के? रेंट मान करके, ओके।
यही लिखा हुआ है, जरा पढ़ के देखो क्या लिखा है। राइट ऑफ फॉरफिटिंग द इंस्टॉलमेंट एंड टेकिंग द गुड्स बैक। कौन सा राइट है ये राइट है इंस्टॉलमेंट पे करने का, मतलब इंस्टॉलमेंट को जब्त करने का और गुड्स को जब्त करने का। बेटा एक सेकंड रुकना सब, एक हाँ बच्चों, तो हम लोग पढ़ रहे थे, यहां से पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है। ऑन डिफॉल्ट इन पेइंग द इंस्टॉलमेंट by the purchaser, the vendor has to right to forfeit the installments paid considering them as rent, and with that vendor has a right to take goods back. vendor को दो राइट है, गुड्स उठा के ले आएगा और तब तक चुकाई गई इंस्टॉलमेंट्स को भी जब्त कर लेगा, फोरफिट कर लेगा। ओके, हिंदी में पढ़ो क्या लिखा है। किराया क्रेता द्वारा भुगतान करने में चूकने पर विक्रेता को क्या अधिकार है, वस्तु को वापस प्राप्त करने का, साथ ही साथ उस तिथि तक देय किस्तों का किराया मानकर जब्त करने का अधिकार होता है। और साथ ही साथ भाई साहब, क्रेता को भी राइट है, जो आपका परचेजर है उसको भी राइट है। परचेजर को क्या राइट है कि वो एसेट को खरीदने के लिए बाध्य नहीं है, वो चाहे तो वस्तु को किराए पर मानकर अनुबंध से पहले ही क्या कर सकता है, अनुबंध को खत्म कर सकता है और वो चीज लौटा करके या तो लौटा दे चीज को और किराया मान ले उन सबको, या फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दे और उसको खरीद ले। इसके पास दो ऑप्शन है भाई, मेरे पास बाइक रखी है, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं सारी इंस्टॉलमेंट्स पे करूं और उसका मालिक बन जाऊं, या फिर मेरा मन भर गया तो बीच में ही मैं क्या करूं, बाइक वापस कर दूं और पैसा जो किराया मान के मैंने दिया है वो मुझे वापस नहीं मिलेगा। ओके, तो परचेजर को क्या राइट है और वेंडर को क्या राइट है, आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा। बोलो आ गया सबको, यस और नो? यस सर। sir, ओके, यस सर। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट ध्यान से पढ़ना क्या है। अप टू पेमेंट ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स द ऑनरशिप ऑफ गुड्स रिमेन्स विद द वेंडर। ओनली ऑन पेमेंट ऑफ ऑल इंस्टॉलमेंट्स द ऑनरशिप ऑफ गुड्स इज ट्रांसफर्ड टू द परचेजर। याद रखें, जब तक आखिरी किस्त का पेमेंट नहीं हो जाता है तब तक मालिक कौन है बताओ, तब तक मालिक है वेंडर। परचेजर मालिक सिर्फ एक ही कंडीशन में बन सकता है, जब वो सारी इंस्टॉलमेंट पे कर दे और उसको जो वेंडर है वो उसको मालिक बना दे, वो तभी मालिक बन सकता है, वरना नहीं। ये लिखा हुआ है, हिंदी में पढ़ो। वस्तु के संपूर्ण मूल्य के भुगतान तक वस्तु पर वैधानिक अधिकार किसका होता है, विक्रेता का ही होता है। संपूर्ण क्रय मूल्य का भुगतान हो जाने पर स्वामित्व का हस्तांतरण किराया क्रेता के पक्ष में अपने आप ही हो जाता है। ओके, और लास्ट पॉइंट, द हायर परचेजर डज नॉट हैव राइट टू सेल प्लेज द गुड्स टिल द लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड। बेटा मेरे को बताओ, मेरे पास जो बाइक है जिसको मैं हायर परचेज सिस्टम पे खरीद के लाया हूं, क्या मेरे को ये राइट है कि मैं इसको बेच सकता हूं या फिर मैं इसको गिरवी रख सकता हूं? बताओ मुझे, क्या मेरे को No, ये sir. राइट है? नहीं है, नो सर। क्योंकि मैं इसका मालिक ही नो नहीं, सर। तो मैं कैसे कर दूंगा, गिरवी कैसे रख दूंगा और बेच कैसे दूंगा? तो जब तक आप मालिक नहीं बन जाते हो, लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं कर देते हो, तब तक आप ना तो इसको बेच सकते हो, ना गिरवी रख सकते हो, ना नष्ट कर सकते हो। ओके, लेकिन हाँ एक चीज जरूर हो सकती है, ये ओनली इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में नहीं है, पढ़ लो। हाउएवर द परचेजर कैन विद द परमिशन ऑफ वेंडर ट्रांसफर गुड्स टू थर्ड पार्टी। अगर आपका वेंडर इजाजत दे तो आप एसेट ट्रांसफर कर सकते हो किसी थर्ड पार्टी को, लेकिन वो थर्ड पार्टी फिर पेमेंट करेगी किसका, इंस्टॉलमेंट्स का। इंस्टॉलमेंट्स तो जाएगी भैया सामने वाले के पास,
जितनी आपने दे दी वो तो गई, बाकी कौन देगा? दूसरा बंदा देगा। लेकिन ये काम भी बिना परमिशन के नहीं होगा, इस काम के लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। किसकी? हायर वेंडर की। ये ध्यान रखना। ओके, चलो, तो ये 5 हो गई हमारी विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब आते हैं सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। ओके, जल्दबाजी में मैं सिर्फ इंग्लिश में कर पाया इसको, है ना। देख लो, वैसे मैं समझा चुका हूं ये चीज, लेकिन वापस बता रहा हूं एक बार, ये टर्म्स क्या है। सबसे पहले कैश प्राइस। बेटा कौन बताएगा कैश प्राइस क्या होती है? जल्दी बताओ, समझाया था मैंने उस दिन बिना देखे। कैश प्राइस क्या होती है? नकद मूल्य। जल्दी जल्दी, फास्ट। हे भगवान, एक दिन में भूल गए क्या? परसों तो पढ़ाया तुम लोगों को मैंने। अरे कैश प्राइस क्या होता है? सर जो एक साथ पेमेंट करते हैं ना वो। एक साथ पेमेंट करते हैं जो। चलो देखो, 80,000 रुपए की बाइक है, अगर आप हायर परचेज सिस्टम पे इसको लोगे तो आपको इंस्टॉलमेंट्स पे करनी पड़ेगी। मान लो कि 6,000 रुपए का इंटरेस्ट भी आपको पे करना पड़ा, और ये 80 की जो बाइक है ये आपको पड़ गई कितने में? 86 में पड़ गई। हम बोलते हैं ना, इंस्टॉलमेंट में लोगे तो ज्यादा की पड़ेगी, क्योंकि आपको क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, ऑब्वियसली, है ना। तो याद रखें, ये जो 80,000 है वो कीमत जिसपे जाकर के कैश देकर के आप उसी दिन मालिक बन के चीज खरीद सकते हो, वो कीमत जिसपे कैश पे करके आप सेम डे मालिक बन के वो चीज खरीद सकते हो, उसको कहा जाता है कैश प्राइस। जो कि इस कंडीशन में क्या थी? 80,000 रुपए थी। ओके, ये तो थी कैश प्राइस। पढ़ो क्या लिखा है कैश प्राइस। इट इज द अमाउंट फॉर विच एन आर्टिकल कैन बी परचेज्ड इमीडिएटली बाय मेकिंग अ लंप सम पेमेंट विदाउट एनी फैसिलिटी ऑफ इंस्टॉलमेंट। एक ऐसा अमाउंट जिसका पेमेंट करने से, इमीडिएटली लमसम पेमेंट, एक मुश्त भुगतान कर देने से आप मालिक बन जाते हो, लेकिन इंस्टॉलमेंट पे नहीं लेते हो, तो उसको कहते हैं कैश प्राइस। ओके, तो ये 80,000 तो कैश प्राइस है, लेकिन ये 80 की बाइक मेरे को पड़ गई 86 में। तो ये जो 86 वाली प्राइस है जिसमें इंटरेस्ट शामिल है, इसको क्या बोलेंगे हम? तो याद रखना, इसको बोला जाएगा हायर परचेज प्राइस। परचेज प्राइस। क्या बोलेंगे इसको? हायर परचेज प्राइस। और याद रखें, हायर परचेज प्राइस के अंदर क्या शामिल होता है? हायर परचेज प्राइस के अंदर इंटरेस्ट शामिल होता है। ओके, पढ़ो क्या लिखा है। इट इज द टोटल अमाउंट which the purchaser is required to pay to the hire vendor under hire purchase contract, as this amount also include interest। इस अमाउंट में इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है। द हायर परचेज प्राइस इज ऑलवेज मोर देन कैश प्राइस। हायर परचेज प्राइस जो होती है वो हमेशा कैश प्राइस से ज्यादा होती है। वो तो होगी क्योंकि इंटरेस्ट शामिल होता है इसमें, ऑब्वियसली। ओके, ये हो गया हायर परचेज प्राइस। तीसरा, डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट क्या होता है? इट इज दैट अमाउंट विच इज द परचेजर थ्रू एग्रीमेंट एट द टाइम ऑफ द हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट पेज एज इमीडिएट पेमेंट। जब आप कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर कर रहे होते हो, जब आप कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर रहे होते हो, जब आपको एसेट का कब्जा सौंपा जा रहा होता है, जब आपको वो चीज दी जा रही होती है, तो आपसे एक इमीडिएट पेमेंट लिया जाता है जिसको कहा जाता है डाउन पेमेंट। ओके, तो ये डाउन पेमेंट होता है। और ये बेटा हमारी दो पार्टीज है जिनके बारे में आप लोग जानते हो। एक है परचेजर, जिसको परचेजर नहीं बोलेंगे, नाम याद रख लो, क्या बोलेंगे? हायर परचेजर, पूरा नाम याद होना चाहिए हमें। और एक है वेंडर, जिसको इस चैप्टर में वेंडर नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? हायर वेंडर, जो आपको बेच रहा है। और खरीदने वाला कौन है? हायर परचेजर। ओके, तो ये हुआ बेटा हमारे आज का हिसाब किताब फिनिश। तो मेरे को बताओ, क्या थ्योरी सबको समझ में आ गई इस चैप्टर की? यस और नो? यस सर। मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक एंड सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, ये तीनों चीजें हमें अच्छे से आनी चाहिए। ओके, कल से, अब मैं एक चीज और बता दूं, मैंने लास्ट क्लास में तुम्हें बताया था, इस चैप्टर में 2 सेक्शन है जिनमें क्वेश्चंस बटे हुए हैं। एक है कम कीमत का जो माल होता है वो, और एक होता है ज्यादा कीमत का माल। एक होता है लोअर सेलिंग प्राइस गुड्स, एक होता है हायर सेलिंग प्राइस गुड्स। ओके, तो हमें दोनों पढ़ना है। और कल से जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे
लोअर सेलिंग प्राइस गुड्स, कम कीमत का जो माल होता है जिसको आप हायर परचेज सिस्टम पे बेचते हो, जैसे टीवी, पंखे, कूलर, इन सब चीजों को अगर आप हायर परचेज पे बेचते हो तो इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है वो हम लोग कल से देखेंगे। अकाउंट तुम्हें मैं सिखाऊंगा, लर्न करवाऊंगा और 2-3 क्वेश्चन भी कल के कल ही करवाऊंगा। ओके बच्चों, यहां तक सबको क्लियर, फंडा समझ में आ गया? ओके सर। यस सर। यस चलो सर। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं कब? कल मिलते हैं, सेम टाइम 6:20। ओके चलिए, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। Thank you, sir.